कार्य को बेहतर करा सकता है। उसी तरीके से समाज के अंदर भी हमारे सामाजिक एवं धार्मिक पद सोपान बना हुआ था, वो भी एक पद सोपान है जो हायरार्की मैंने बनाई पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की, उसी तरीके से यहाँ भी बनती है। यहाँ समाज की बनती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भी एक हायरार्की बनी हुई समाज में। तो देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ सभी जातियों का सामाजिक एवं धार्मिक स्तर सुनिश्चित था, जो जन्म से ही प्राप्त था। यानी कि यहाँ सभी जातियों का, धर्मों का जो स्टैंड था वो सुनिश्चित था जन्म से ही, और उसमें ऐसा नहीं था कि कोई कंफ्यूजन वाली बात हो। तो इसी क्रम में ये विभाजित होता चला गया हमारा समाज, और इस संदर्भ में सर्वोच्च जाति का धार्मिक स्तर बहुत ऊंचा था, और उससे नीचे फिर उससे निचले वाली जाति का, और उससे नीचे फिर उससे नीचे वाली जाति का। यानी कि यहाँ समाज ऑटोमेटिक बढ़ चुका था। जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण क्या हो गया, श्रेष्ठ, क्षत्रिय उससे नीचे, वैश्य उससे नीचे, शूद्र उससे नीचे। अब इनके कार्यों की चर्चा तो मैं करूंगा आगे, थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूं इसका कि इनकी कार्य उस क्रम में क्या थे। तो देखो ब्राह्मण का क्या काम होता था, ब्राह्मण का काम उस समय क्या था, पठन और पाठन का कार्य होता था। यानी कि पढ़ने, पढ़ाने और ज्ञान को बांटने का काम केवल किसके अंदर था, ब्राह्मण जी के। वहीं क्षत्रियों का काम क्या था, सुरक्षा करना, यानी कि राज्य की सुरक्षा करना। वहीं वैश्य का क्या काम था, वही वैश्य का काम था कि व्यापार और वाणिज्य को देखना, व्यापार और वाणिज्य को देखना। व्यापार वाणिज्य को देखने के लिए इन दोनों वर्गों की सेवा करना, यानी कि अगर इनको पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो इनकी भी सेवा करना और इनकी भी सेवा। तो एक बात बताओ, इसमें उस समय सबसे या आज सबसे संपन्न वर्ग है कौन सा? आज भी यही है और उस समय भी यही था। ये तो मान ले सकते हो आप, अपने अराउंडिंग सराउंडिंग देख के ये तो मान ही नहीं सकते हैं इतना। वही देखो शूद्र, शूद्र का कार्य होता था उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस दशा से इनको गुजरना पड़ता था शूद्रों को, और क्या क्या आगे फिर इनके संगठन बने क्या नहीं बने, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ते जाएंगे और सारा कुछ आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो, अंतर विभाजन। तो यानी कि समाज का विभाजन धार्मिक आधार पे हो गया समाज में, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक तरीके से देखो जन्म सबने बराबर लिया, एक ही प्रोसेस एक ही प्रक्रिया से लिया, तो फिर ये कहाँ से आए, यानी कि ये धार्मिक पद सोपान समाज का विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा देखो अंतर विवाही। अंतर विवाही यह था कि विवाह का अर्थ यह था कि आपको अपने ही समूह के लोगों में शादी करनी होती थी। यानी कि अगर आप शादी करने की सोच भी रहे हो, ये व्यक्ति अगर यहाँ शादी करने की सोच रहा है तो ये अनुचित है। ठीक, हाँ ब्राह्मण साहब यहाँ शादी कर सकते हैं क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, और वैश्य यहाँ कर सकते हैं। केवल ये ऑप्शन है, या अपने अंदर ही कर सकते हैं अपने समाज में। तो देखो समाज को समझने के लिए सारे कुछ आयामों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूँ आपको, इस व्यक्ति के पास 3 विकल्प हैं, 1 2 3। इस व्यक्ति को जो भी कन्या पसंद आ गई तो इसने क्या काम किया, अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए तीनों वर्णों में शादी कर चुका, और जो भी यहाँ सुंदर कन्या दिखाई पड़ती थी उसको शादी करने के लिए आदेश दे दिया जाता था। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति यहाँ क्या हुआ, जो सुंदर व्यक्ति यहाँ था वो तो कहाँ चला गया यहाँ। ठीक, तो जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी आगे पढ़ोगे आप, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, वो एक तरीके से स्पेसिफिकली यहाँ जीन एडिटिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ से जो जिस व्यक्ति के रूप रंग ठीक थे वो कहाँ चला गया यहाँ। जब यहाँ जाएगा तो उसका जीन सीक्वेंस जो जिस प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है उसी तरीके से यहाँ आगे उसकी आने वाली जनरेशन भी उसी के अनुरूप होगी। वहीं इस जनरेशन के अंदर
ये दो विकल्प हैं। इसने यहाँ शादी की जो इसको बेहतर लगा, इसने भी अपना व्यवस्था को बनाए रखा और इसका प्रयोग करके यहाँ से व्यक्तियों को लिया गया। इसी प्रकार वैश्य ने भी यहाँ से लिया गया। तो आज तुम देख सकते हो सोसाइटी में, मेरे ये समझाने की बात है नहीं कि कहाँ क्या सिस्टम है। सुंदरता का अगर अनुक्रम भी देखोगे आप तो इसी अनुक्रम में दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हो। ये वो बात अलग है कि आज के समय में बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने व्यक्ति को बदलने के लिए बहुत कुछ अपना योगदान कर दिया, लेकिन जो एक पैरामीटर है वो यहीं से पता चल जाता है कि व्यक्ति किस कास्ट से बिलोंग करता है। ये मैं बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि सब पे पता चल जाता है, लेकिन आम परसेप्शन व्यक्तियों का यही बना हुआ है कि व्यक्ति किस कास्ट से आता होगा। कुछ लोग तो हमारी सोसाइटी के अंदर, और ये बहुत गंदी बात है, हमारी सोसाइटी के अंदर व्यक्ति तो कपड़े देख के पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि ये उस कास्ट से हो सकता है, यानी कि उस रिलीजन से या कास्ट से हो सकता है। जैसा हमारे यहाँ तुम देखते होंगे सोसाइटी में इतनी गंदी परंपरा चली हुई है कि ये जो शूद्र व्यक्ति हैं इनके नाम पर व्यक्ति अपने बच्चों को गाली देता है, इनकी जाति सूचक शब्द यूज करके अपने बच्चों को गाली देता है। और ये सभी के घरों में, घर वगैरह में आपने एक दो बार अपने चारों ओर सुन चुके होंगे। कभी आपके कपड़े गंदे पहने होंगे तो वहां भी आप कभी कभी जाति सूचक शब्दों का यूज कर देते हैं। और ये बहुत ही सोसाइटी में भद्दी परंपरा चली आ रही है। इसी को आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी में जाकर समाप्त करना है और लोगों को उसके प्रति उनका नजरिया बदलने के लिए एक्साइट करना है। तो देखो, अंतःविवाही का मतलब अपने ही समूह में शादी करनी होती थी। और उस समय शादी के दो प्रारूप चल रहे थे, एक तो अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। वो गंधर्व विवाह और सिस्टम है, वो पढ़ाएंगे, मतलब यहाँ सोसाइटी के स्तर पर देख लो, दो थे, यानी कि एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता है, आप किसी को पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ। अनुलोम विवाह वह होता है जिसमें उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की होती है, वह शादी मान्य होती थी। लेकिन प्रतिलोम विवाह वह होता था या होता है आज भी, जिसमें निम्न जाति का लड़का और उच्च जाति की लड़की होती है, उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। जैसे लड़की कोई ब्राह्मण हो, और लड़का कोई वैश्य या शूद्र या क्षत्रिय हो। एक सीधी सा एग्जाम्पल मान के चलो, यानी कि लड़की कोई पंडित और लड़का कोई क्षत्रिय या वैश्य। तो ये विवाह कैसा हो गया, लड़की कैसी है, उच्च जाति से, लड़का कैसा है, निम्न जाति से, इसी कंपेयर में। तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम विवाह, जो प्रतिबंधित था। लेकिन यही इसको उल्टा कर दो, लड़का अगर उच्च कुल से और लड़की निम्न कुल से, तो उसको क्या बोलते थे, अनुलोम विवाह। और लड़की अगर ऊपर वाले कुल से आ गई तो इसको क्या बोलते थे, प्रतिलोम विवाह, जिसको अच्छा नहीं माना जाता था। यानी कि अनुलोम विवाह की ही प्रक्रिया हमारी सोसाइटी के अंदर विद्यमान थी। और आज भी देखा जाए, अभी एक स्टडी के अनुरूप आया है कि भारत में 5% ही ओनली अंतरजातीय विवाह होते हैं, जबकि फॉरेन वगैरह में इसका अगर आप रेशो देखोगे तो 98% से भी ऊपर है। तो इसलिए भारत में जो प्राचीन समय में थी वही प्रक्रिया 5% मात्र है आज भी। तो सोसाइटी में परिवर्तन कहाँ आया है बताओ आप। 5% शादी अंतर विवाह है, यानी कि इंटरकास्ट शादी हो रही है। देखो, एक और तो सरकार इसको प्रमोट कर रही है, दूसरी ओर सरकारें क्या करती है, अपने वोट बैंक के लिए, उस पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं कि वो क्या करती हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, पॉलिटिकली कुछ उसको सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, लेकिन उसको बिंदु को आपको लिखना नहीं है कि इसमें राजनीतिक रूप से ये दिक्कत है। अगर लिखोगे भी तो ऐसा लिखना बिल्कुल लिबरल फॉर्म में उसको, कि एग्जामिनर को वो ज़्यादातर उसके माइंड पर क्लिक ना करे कि इसने ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तो अंतःविवाही यानी कि अपने ही समूह में शादी करना। तो अपने समूह में शादी करना तो यानी कि जाति को मजबूत बना दिया इसने भी। दूसरा, सहभोज एवं सामाजिक प्रतिभोज पर प्रतिबंध। सहभोज
एवं सामाजिक प्रतिभोज पर प्रतिबंध। इसका मतलब यह होगा, आप ने देखा होगा आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, या पूर्वांचल के क्षेत्रों में आज भी जाओगे, या आप बहुत से क्षेत्रों में जाके देख सकते हो कि बहुत से क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जब कहीं पर कोई समारोह या किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो उसमें मैक्सिमम लोग क्या काम करते हैं, अगर उसमें 2-3 धर्म के लोग रहते हैं गांव में और उस व्यक्ति के संबंध सभी के साथ हैं, तो क्या होता था पहले, अब तो धीरे धीरे सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से बदलती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से, तो बदलती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्रों में यह देखा जा सकता है कि जहां पर खाना बनता है, जहां ब्राह्मण जी खाना खाते हैं, यहाँ शूद्र या वैश्य खाना बैठ के नहीं खा सकते इनके साथ, यानी कि सामूहिक रूप से सहभोज पर क्या है, प्रतिबंध। आपने देखा होगा कभी पहले प्राइमरी स्कूल से क्या काम करते थे, टाट पट्टी मेंट लेके आते थे, और कुछ भी प्रोग्राम होता था तो उस गाँवों में क्या होता था, शादी वगैरह होती थी तो एक चीज कर दी जाती थी कि टाट पट्टी जो होती थी, मैट, जो जैसे ये कोई कास्ट के आधार पर आप इजी समझोगे, देखो जैसा आप मान लो आप शर्मा हो, आपके संबंध तो शर्मा नहीं लिखो, आप गुप्ता जी हो तो आपके संबंध तो समाज में सभी लोगों से होंगे, मुस्लिम लोगों से भी होंगे, शूद्र लोगों से भी होंगे, सभी से होंगे, हिंदुओं से, सिखों से, क्रिश्चियनों से, सभी से होंगे। तो ये गुप्ता जी ने क्या काम किया कि जो गुप्ता समाज आएगा वो तो खाना खाएगा एक साइड, वहीं जो शूद्र या नाई, धोबी, कुम्हार इस साइड से आएंगे कुछ कास्ट, उनके लिए खाने पीने का प्रोग्राम कर दिया अलग। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति इनकी कंपेयर में अपने आप को क्या बता रहा है, श्रेष्ठ। तो इसने क्या कर दिया, जाति व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। तो आपको ये देखना है कि जब प्रश्न आएगा कि भारत में जाति व्यवस्था को मजबूत करने के आयामों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, उस तरीके से प्रश्न आएगा, तो आप प्रश्न में ये सारी की सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी और अपने आंसर को बेहतर बनाना होगा। इसमें फिर सरकार ने क्या काम किया, सरकार की बहुत सारे वो सोशल जस्टिस में पढ़ेंगे, जैसे अंतर्विवाही पर व्यक्ति को फांसी लगा दी जाती है, खाप पंचायत बैठ के उसमें क्या करता है, जैसे अंतरजातीय विवाह, लड़के और लड़की को उठाया और दोनों को फांसी पर बीच चौराहे पर लटका दिया गया। वो सभी क्या है, एक तरीके से सोसाइटी में कुरीतियां ही तो है। अगर उन्होंने अपने दोनों से आपसी संबंधों से के कारण शादी कर ली है, अपनी इच्छा से की है, तो थर्ड पर्सन को इसमें इंटरफेयर करने का वैसे अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या है, हरियाणा जैसे राज्यों में कुछ खाप पंचायतें हैं, वहाँ आपने देखा होगा खबरें अक्सर दैनिक न्यूज आती रहती हैं कि वहाँ एक ब्राह्मण लड़की ने एक शूद्र या वैश्य लड़के या क्षत्रिय लड़के से शादी कर ली और दोनों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया, या एक क्षत्रिय लड़की ने, यानी कि किसी भी क्षत्रिय लड़की ने अपने से नीच कास्ट में शादी कर ली है तो उन दोनों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। यानी कि व्यक्ति अगर किसी को जीवन नहीं दे सकता, उसको जीवन लेने का अधिकार दिया किसने है? तो ये तो अपने आप में एक विरोधाभास वाली चीज है, लेकिन ये आज भी चल रही है हमारे समाज में। तो इसीलिए अंतर्विवाही ये हो गया। दूसरा सहभोज, सामाजिक प्रतिभोज पर प्रतिबंध, ये भी हो गया। व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध, आपने देखा होगा व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध भारत में कैसे है। अब तो वो आगे पढ़ेंगे कि इस पर क्या चोट हुई है, इन सारी की सारी संरचनाओं पर और सारी व्यवस्थाओं पर। जैसे व्यवसाय के स्तर पर चयन पर प्रतिबंध, व्यवसाय के स्तर पर आपने, मैंने बताया ब्राह्मण का काम क्या था, पठन पाठन काम, क्षत्रिय काम सुरक्षा करना, वैश्य का काम वाणिज्य व्यापार को देखना, शूद्र काम उपयुक्त तीनों वर्गों की सेवा करना। तो एक तरीके से व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध, यानी कि शूद्र ग्रंथों मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, यानी कि क्षत्रिय वो काम नहीं कर सकता जो ब्राह्मण को दिया गया है, वैश्य उस कार्य को यानी सुरक्षा को नहीं करेगा, शूद्र वैश्य के कार्य को व्यापार वाणिज्य को नहीं करेगा। तो इस आधार पर भी क्या हुआ, जाति बढ़ चुकी। तो इससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था और मजबूत बन गई। ठीक है, इससे भी जाति व्यवस्था और मजबूत बन गई।
व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध। समझ गए? ये भी व्यवसाय के चयन पर जाति ने कैसे प्रतिबंध किया, वही देखो। और ये बात गलत नहीं है, आप अपनी सोसाइटी में नजर मारो, ये वर्ग कौन सा है आज भी, 70% वर्ग वही है व्यापार वाणिज्य में। वो बात अलग है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से, ग्लोबलाइजेशन आने से, प्राइवेटाइजेशन होने से कि इसमें थोड़ी लिबरलिटी आई है, यानी कि उदारता आई है, और व्यक्ति अपने उसके सामने जो उसका प्रोफेशन था उसको छोड़कर कोई दूसरा प्रोफेशन चुन ले रहा है। वहीं देखो नागरिक एवं धार्मिक अक्षमताएं। नागरिक एवं धार्मिक अक्षमताएं क्या होती हैं? देखो नागरिक एवं धार्मिक अक्षमताएं आप थोड़ा समझो कि ये किस तरीके से हम इसको डिफाइन अपने आंसर में लिख सकते हैं। तो इसमें लिखने के लिए आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए चीजों की, उसके बाद ही लिख पाओगे। देखो नागरिक एवं धार्मिक अक्षमताएं, इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी नागरिक अपने यहाँ जब कुछ कार्य करता था, जैसे नागरिक यानी कि जिस कार्य को नागरिक अक्षमता इस वजह से कह सकते हैं कि नागरिक जो एक ही देश के यानी कि एक ही राज्य में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, एक ही राज्य में एक ही राज्य के नागरिक हैं सब चारों वर्णों के लोग, और इनके राइट तुमने देखा अभी, ग्रंथ पढ़ना इसका काम, सुरक्षा करना इसका काम, व्यापार करना इसका काम, उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, मैनुअल इसके व्यंजन वगैरह सब इसका काम। तो ये तो हो गए नागरिक स्तर पर। धार्मिक स्तर पर क्या होगा? धार्मिक स्तर पर आपने आज भी देखा होगा कि अक्सर अगर गांव में 2 कास्ट रहती हैं या 3 कास्ट रहती हैं, तो जैसे कुछ तुमने देखा होगा मंदिर वगैरह में मंदिर परिवेश वर्जित हो जाता है, यानी कि अगर किसी गांव में कोई राजपूत वगैरह रहते हैं और कुछ एससी वगैरह या एसटी वगैरह समाज के लोग रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है, अगर कोई वो गांव अभी नया नया डेवलप हुआ है तो राजपूत लोगों ने यहाँ एक टेम्पल बनाया, यानी कि एक मंदिर बनाया। तो ये जो मंदिर होगा इसमें वो क्या काम करते हैं, बहुत सी घटनाएं रोज देखने में आती कि यहाँ एससी एसटी का जाना प्रतिबंधित कर दिया इन लोगों ने, यानी कि मंदिर किसका हो गया, ओनली राजपूतों का, यानी कि भगवान वगैरह या धर्म का भी विभाजन एक ही वर्ग के अंदर होगा। तो आपने देखा भी होगा अगर किसी गांव में एससी एसटी और राजपूत रह रहे हैं तो एक एससी एसटी का टेम्पल मंदिर यानी कि अलग बनता है और एक राजपूत का मंदिर अलग बनता है। तो इसने भी क्या किया, इसको और मजबूत किया। वहीं देखो पहले तो इतना मामला संकीर्ण था कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण मंदिर जाने के रास्ते से जा रहा है तो उस पर शूद्र आ ही नहीं सकता उस रास्ते से, ठीक, शूद्र उस रास्ते से आ ही नहीं सकता जिस रास्ते से ब्राह्मण लोग मंदिर जाते थे। तो यानी कि ये क्या अस्पृश्यता को ही तो बढ़ावा दे रही है, क्या कर रही है, अस्पृश्यता को धार्मिक स्तर पर क्या दिया, इसने बढ़ावा दिया। तो आज मैंने आपको पढ़ाया ये सारे के सारे आयाम, यानी कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, और उस प्रमुख विशेषताओं में जाति व्यवस्था लक्षण के आधार पर उपागम, लक्षण के आधार पर आज हमने 5-6 पॉइंट ये डिस्क्राइब किए। कल हम इससे आगे, यानी कि हमने आज ये देख लिया कि जाति व्यवस्था किस किस आयाम के तहत मजबूत होती चली गई, और ये आज भी कई हजार सालों से विद्यमान है, और इसकी जटिलता ऐसी क्या है कि इसको तोड़ पाना किसी भी सरकार या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वहीं फिर इसमें प्रश्न बनेंगे नए नए आयामों से। तो एक प्रश्न मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, लिखो कि भारतीय समाज में, प्रश्न लिखो, भारतीय समाज में चली आ रही, भारतीय समाज में चली आ रही जाति व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। भारतीय समाज में चली आ रही जाति व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। लिख लिया, इसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। इससे आगे देखिए, वहीं भारतीय जाति व्यवस्था को वहीं
भारतीय जाति व्यवस्था को, वहीं भारतीय जाति व्यवस्था को, वहीं भारतीय जाति व्यवस्था को कमजोर करने में वर्तमान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। वर्तमान में भारतीय जाति व्यवस्था को कमजोर करने वाले आयामों पर प्रकाश डालिए या मूल्यांकन कीजिए। इस तरीके से लिखिए, प्रकाश वहां से पहले वाला हटा देना, मूल्यांकन लिख लो, टिप्पणी कीजिए। इसको लिखना तो 250 शब्दों में। एक प्रश्न और लिखो, एक प्रश्न और लिखो, लिखो क्या कारण है कि भारतीय समाज, क्या कारण है कि भारतीय समाज हजारों वर्षों बाद आज भी वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है, वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था में बटा हुआ है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 200 शब्दों में इसका आंसर लिखिए। ओके, आज मैंने आपको सोसाइटी स्टार्ट कर दी, पहला लेक्चर। उसके बाद अब हम कल से आपको इससे आगे के टॉपिक पढ़ाएंगे और कार्मिक रूप से वन बाय वन आपके लेक्चर में अपलोड करता जाऊंगा और आप अपने सोसाइटी को बेहतर तरीके से कॉपी पेन लेकर अपने सिनॉप्सिस और नोट्स और टॉपिक को समझते हुए चलना और आपस में इंटरलिंकिंग करते हुए चलना। थैंक यू।